डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं रीतिकाल की परिस्थितियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। रीतिकाल की परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए या अन्य परिस्थितियाँ भी पूछी जाती हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कहीं नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। रीतकाल की परिस्थितियां देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रीतिकाल का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक माना है। हर युग की भांति इस युग की परिस्थितियों ने भी रीतिकाल के साहित्य को प्रभावित किया है। रीतिकाल की परिस्थितियों का विश्लेषण इस प्रकार हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियां। रीतिकाल में मुगल शासन अपने पूरे वैभव पर था। इसे मुगल साम्राज्य के उत्थान पतन का काल कहना उचित होगा। विलास प्रियता ने इस शासन को पतन की ओर धकेलना प्रारंभ कर दिया था। मुगल सम्राट कला से विशेष प्रेम रखते थे, अतः कला को इस युग में बहुत उत्कर्ष मिला। यह चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य एवं संगीत के चरमोत्कर्ष का समय था। रीतिकाल में कलाकारों, संगीतकारों एवं साहित्यकारों को राजश्रय प्राप्त था, अर्थात ये राजाओं के शरण में रहते थे, उनके दरबार में दरबारी कवि बनकर रहते थे और यह भी मुगल राजाओं की प्रशंसा में कृतियों की रचना करते थे और ये अपनी जितनी भी रचनाएं करते थे वो मुगल राजाओं की प्रशंसा में करते थे। अकबर से शाहजहां तक सभी बादशाहों ने कला एवं कलाकार का सम्मान किया, किंतु औरंगजेब की जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी, उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को हिला दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये आप राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं। आपसे प्रश्न एक परिस्थिति के विषय में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रीतिकाल की धार्मिक परिस्थिति बताइए कैसी थी, या आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, या सामाजिक परिस्थिति कैसी थी। तो इसमें हम इस वीडियो में आप विस्तार पूर्वक सभी परिस्थितियों के विषय में देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। वहीं जसवंत सिंह के मरते ही मेवाड़ और मारवाड़ ने मुगलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पंजाब में सिखों का असंतोष तीव्र हुआ। गुरु तेग बहादुर तथा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या को लेकर सिख जाति बेचैन हो गई। दक्षिण की दशा और भी खराब थी। इस काल में मराठा शक्ति का उदय हुआ। नादिर शाह का तेज हमला हुआ और सेना अपना पराक्रम खो बैठी। इस माहौल में बंगाल का अलावर्दी खां और दक्षिण में आसफ जाह स्वतंत्र हो गए। कुछ दक्षिण के सामंत ग्रह कला में उलझ गए और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। उसने मराठों की शक्ति को ध्वस्त किया और अंग्रेजों को अपना व्यापार फैलाने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तरी भारत में फैला और मुगल साम्राज्य दिल्ली से आगरा तक सीमित हो गया। इस समय का इतिहास भी दरबारों, अंतःपुरों के षड्यंत्र का इतिहास ही बनकर रह गया। इस प्रकार पूरा देश युद्धों और ग्रह कलह से पीड़ित हो उठा, जिसके कारण अव्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब के व्यक्तित्वहीन संतानें पैदा हुई, जो कर्मचारियों के हाथों खिलौना बनकर टूट गए। राजनीतिक स्थिति का इस काल में पूरा चित्र यह बन गया कि देश पदाक्रांत, विलास, जर्जर और विकृत सामंतवाद की इच्छाओं का पतन प्रतीक बन गया। औरंगजेब की अन्यायपूर्ण नीतियों ने मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को हिला दिया। इस विघटनपूर्ण परिस्थिति में आंतरिक शासकों ने स्वतंत्र होकर विलास का आश्रय लिया। कवि और संगीतकारों ने भी
उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए उन्हीं के अनुसार रचनाएं की। विलास प्रिय राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि श्रृंगारिक रचनाएं करते थे तथा देशभक्त राजाओं की छत्र छाया में रहने वाले कवि उनकी प्रशंसा में ओज गुण युक्त काव्यों की रचना करते थे, वीर प्रधान रस काव्यों की रचना करते थे। आइए अगला देखते हैं, सामाजिक परिस्थितियां रीतिकाल की कैसी थीं। अगर सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों के विषय में पूछा जाता है तो सिर्फ सामाजिक परिस्थितियां ही लिखें, अन्य किसी परिस्थिति के विषय में वर्णन नहीं करें। आइए देखते हैं सामाजिक परिस्थितियां, रीतिकाल की सामाजिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों की भांति ही राजनीतिक परिस्थितियां जैसी थी उसी प्रकार की इस युग की सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत ही शोचनीय या बहुत ही दयनीय थी। समाज निरंतर पतन की ओर अग्रसर था। इस काल में सामंतवाद के कारण शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग शोषक का था, शोषकों का था, तथा दूसरा वर्ग शोषितों का था। नारी की दशा और भी दयनीय और भी शोचनीय हो गई। वह केवल विलासिता की वस्तु बनकर रह गई। नारी को भोग्या समझे जाने के बाद उस काल का साहित्य श्रृंगार सम्मत रचनाओं की ओर झुकने लगा। रीतिकाल में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता का दैत्य विकराल होकर समाज को निगलने लगा। समाज का धनी वर्ग अपने शासकों की भांति सुरा सुंदरी का पुजारी बन गया। मतलब रीतिकाल में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा समाज में ये फैल गई और जो धनी वर्ग था, जिनके पास जो पूंजीपति थे, जिनके पास बहुत धन संपत्ति थी, वो सुरा सुंदरी के पुजारी या विलासितापूर्ण जीवन अपना यापन करने लगे। इस प्रकार रीतिकाल के सामाजिक परिस्थितियों ने साहित्य को भी प्रभावित किया और प्रभावित करना आरंभ कर दिया और जो विलास के पुजारी कविगण थे वो अधिक धन की लिप्सा में, अधिक धन कमाने के लिए, आश्रयदाताओं की प्रसन्नता के लिए श्रृंगारिक साहित्य वर्णन में लिप्त हो गए या प्रवृत्त हो गए। वो अपने जिस आश्रयदाता राजा के पास या किसी पूंजीपति के पास रहते थे उस समय के कवि, वो उन्हीं के इच्छानुसार कविताएं करने लगे या उन्हीं के गुणों का वर्णन करने लगे और उन्हीं के दरबार में रहना और अधिक पैसा कमाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। आइए अब देखते हैं धार्मिक परिस्थितियां। रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी उनको देखते हैं। अगर आपसे धार्मिक परिस्थितियां पूछा जाए तो आप सिर्फ धार्मिक परिस्थितियां इस प्रकार लिखें। धार्मिक परिस्थितियों में देखिए, उपर्युक्त सामाजिक एवं राजनीतिक, जो आपने अभी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां देखी, उसी प्रकार से उन सब का धर्म पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। रीतिकाल में नैतिकता जो थी वो छिन्न भिन्न हो जाने से धर्म के सत्य स्वरूप को भी पाखंड प्रियता ने घेर लिया। धर्म में पाखंड भर गया। भक्ति काल में धर्म की स्थापना हेतु सूरदास, तुलसीदास, इस प्रकार के कवियों द्वारा किए गए प्रयास धूमिल पड़ने लगे। राम भक्ति शाखा एवं कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपने ईश्वर को भी श्रृंगार में डुबो दिया। ये कवि भी श्रृंगारी, कहीं न कहीं श्रृंगारी कवि होने लगे। कृष्ण तो केवल साधारण विलासी युवक बनकर रह गए। रीतिकाल में कृष्ण भगवान और राधा जी के चरित्र का वर्णन या उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन विलासिता के लिए किया जाने लगा। राधा का दिव्यत्व अपनी चमक को खोकर साधारण कामनी के रूप में बदल गया। इस काल के कवि जब अतिशय श्रृंगार से घबरा जाते तब अपने मन की स्थिरता हेतु भक्ति प्रधान रचनाएं भी करते थे। समय के साथ साथ इस युग का धर्म अंधविश्वास का पर्याय बन गया।
अशिक्षित जन समुदाय के लिए भक्ति भावना धर्म के बाहंगों तक सीमित थी। ये अपने अंधविश्वास के कारण संतों और पीरों के पास जाते और सब प्रकार की रीतियों और अंध परंपराओं का पालन करते। ये संत और पीर, संत बाबा पीर जो भी थे, भोली भाली जनता का खूब शोषण करते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में अवतारों की लीलाओं का खूब प्रचलन हुआ। कृष्ण लीला और राम लीला का प्रचलन बढ़ गया। इस प्रकार जनता की धर्म भावना उनके मनोविनोद का साधन भी बन गया। जो धार्मिक रचनाएं थी वो मनोरंजन का साधन भी बन गई। इस काल में भक्ति काल में माध्व, निम्बार्क, चैतन्य तथा बल्लभ संप्रदायों में राधा की भक्ति भाव से प्रधानता थी, किंतु इस काल में राधा को परकीय भाव की नायिका मात्र बनकर रह जाना पड़ा। नायक नायिका के भेद को रीतिकाल के कवियों ने परकीय भाव में खोल दिया और कहा, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कान सुमिरन को बहानो है। इस काल की कविता में भक्ति का यही रूप सामने आता है। इस युग में कवि सूरदास और नंददास की परंपरा का अनुकरण नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी श्रृंगारिकता को विकृत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। यह उस काल के बौद्धिक हास का परिणाम है। आइए रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां देखते हैं। रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभक्त कर दिया। एक उत्पादक वर्ग, दूसरा उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषक समुदाय और श्रमजीवी थे तथा उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत राजा से लेकर उनका दरबान और दास तक शामिल था। इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। एक शासित था और दूसरा शासक। एक शोषित था, दूसरा शोषक। इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग था जिनका संबंध निम्न और मध्य वर्ग से था, पर जो जीविका के लिए वे उच्च वर्ग से जुड़े होते थे, उनमें भी उच्च वर्ग के संस्कारों और आशा आकांक्षाओं का प्राबल्य रहता था। रीति काव्य का संबंध निम्न वर्ग से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस काल की नायिका खेत में काम करती हुई या गोबर पाथती हुई स्त्री नहीं हो सकती थी। इस काल की कविता का मुख्य संबंध बादशाहों, राजाओं और सामंतों की कामक्षुधा की पूर्ति से था। इसलिए हम इस वर्ग की मनोवृत्तियों पर ज्यादा ध्यान देंगे। शाहजहां के काल में मुगल दरबार अपने ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह और उनकी बेगमों के अलावा अमीरों और कर्मचारियों का जीवन भी ऐश्वर्यपूर्ण था। प्रांतीय सामंत भी मुगल दरबार की नकल करते थे। अवध के नवाबों और जयपुर मारवाड़ आदि के राजाओं का जीवन विलासिता में डूबा हुआ था। इस विलासिता की सबसे बड़ी विशेषता थी खोखलापन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वास्तविक वैभव का स्थान वैभव प्रदर्शन ने ले लिया। इस वैभव प्रदर्शन ने विलासिता को जन्म दिया और दरबारी शिक्षा भी आशिकाना गजलों, फारस की अश्लील प्रेम कथाओं तथा इन्हीं तक सीमित रह गई। रीतिकाल के कवि पद्माकर का यह वर्णन उस काल की स्थिति परिस्थिति का परिचायक है। अर्थात पद्माकर जी की यह रचना उस काल की जो स्थिति है उसका वर्णन कर रही है। जो आप देखेंगे, गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन, है चांदनी है चिक है चिरागन की, माला है कहें पद्माकर त्यों गजक, गिजा है सजी सेज है सुराही है सुरा है और प्याला है, शिशर के पाला को व्यापत कसीला तीन है, जिनके अधीन एते उदित मशाला है, तान तुक ताला है विनोद के रसाला है, सुबाला है दुशाला है, विशाला चित्रशाला है।
ललित क्रीड़ाओं का विलास अंतःपुर में गूंजता था। चौसर और गजफा के खेल मनोरंजन करते थे। तरह तरह के कबूतर, लाल तोता, मैना से निवास गूंजते थे। रईसों, सेठों, जमींदारों की स्थिति के ठीक विपरीत कृषकों, मजदूरों की स्थिति थी। समाज व्यवसाय एवं पेशों के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में बट गया था, पर किसान मजदूर का जीवन दयनीय था। अन्न उगाने वाले को अन्न की कमी थी और दरिद्रता इनको तोड़ रही थी। ज्यादातर आबादी किसानों की थी, जो दिन भर काम करने के बाद भी फटे हाल था। मुगल वैभव का पूरा खर्च इन किसानों के बल पर ही चलता था। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, सचमुच इस समय के प्रसाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खड़े थे। इन्हीं के आंसू और रक्त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और लालों का रूप धारण कर लेती थी। राजा के अबाध अव्यय की क्षतिपूर्ति अनेक प्रकार के उचित अनुचित कर्मों द्वारा की जाती थी। कर्मचारीगण राजा का और अपना उधर किसानों का खून चूसकर भरते थे। सम्राट, सूबेदार, फौजदार, जमींदार आदि सभी का शिकार बेचारा किसान था। मजदूरों, कारीगरों और बेकारी और बेगारी ने तबाह कर दिया था। भयंकर अकाल तथा महामारी ने जीवन जीना दूभर हो गया था। देश की धन समृद्धि के नाश के साथ शिल्प संस्कृत की हालत भी बिगड़ गई थी। सामाजिक पतन का यह काल नैतिक मूल्यों के पतन का भी काल था। हिंदू मुसलमान दोनों जर्जरित होकर नैतिक बल खो बैठे थे। जहांदार शाह जैसे बादशाहों को मिट्टी में मिला दिया था। दरबार छल कपट के केंद्र में थे। नैतिक बल से हीन सम्राट अमीर भाग्यवादी बन गए थे। विलास की रंगिनी में निराशा की कालिमा जीवन को घेर कर बैठ गई थी। मुगल गौरव कविता पर इसका सीधा असर पड़ा। डॉक्टर नगेन ने इस प्रवृत्ति का सटीक मूल्यांकन किया है और कहा है, भीषण राजनीतिक विषमताओं ने बाह्य जीवन के विस्तृत क्षेत्र में स्वस्थ अभिव्यक्ति और प्रगति के भी मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। निदान लोगों की प्रवृत्तियां अंतर्मुखी होकर अस्वस्थ काम विलास में ही अपने को व्यक्त करती थी। सही मायने में साहित्यिक दृष्टि से यह युग रीतिपरक ग्रंथों एवं श्रृंगारिक रचनाओं का है। इस काल के विलास की छाप इसके साहित्य में स्पष्ट झलकती है। रीतिकालीन रचनाएं अलंकारिक, प्रेम प्रधान तथा दरबारी भावना से प्रेरित हैं। कवियों का उद्देश्य राजाओं का मनोरंजन मात्र रह गया था। इस काल के साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें कविता के भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक प्रमुखता मिली। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रेरित है। इस काल के कवियों में आचार्यत्व की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होती है। लक्षण ग्रंथ ऊपर संस्कृत के दश रूपक, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों की छाया है। आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां। अकबर के शासनकाल में संस्कृति को उत्कर्ष मिला, किंतु औरंगजेब की स्वार्थपूर्ण नीतियों ने सांस्कृतिक विकास को अवरुद्ध कर दिया। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों की निकटता के जो प्रयास पूर्ववर्ती शासकों द्वारा किए जा रहे थे, वे अब टूटने लगे। अपनी सांस्कृतिक उच्चता को भुलाकर शासक एवं जनता, राजा और प्रजा दोनों विलासिता की विनाश लीला में लिप्त हो गए थे या विलासिता में रहने लगे थे, अपना जीवन यापन विलासितापूर्ण जीने लगे थे। आइए अब देखते हैं रीतिकालीन साहित्य और कला। रीतिकाल में साहित्य कला की क्या परिस्थितियां थी वो देखते हैं।
साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग काफी समृद्ध रहा है। साहित्य और कला की दृष्टि से रीतिकाल काफी समृद्ध रहा है। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य और संगीत कला का पोषण राजमहलों में हुआ। संगीत शास्त्र पर कुछ प्रमाणिक ग्रंथ भी लिखे गए। अलंकार प्रिय विलासी राजा और बादशाहों की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण तथा कल्पना पर वैविध्य की न्यूनता के कारण कलाएं कला की सीमाओं से दूर हो गईं। रीतिकाल में केवल श्रृंगार कविताएं ही नहीं लिखी गईं, अपितु इसके समानांतर अन्य धाराएं भी अपनी उन्मत्त गति से प्रभावित होती रहीं। परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रधानता श्रृंगार रस की ही थी। रीतकालीन कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ वीर काव्य भी लिखा। भूषण ने यदि छत्रपति शिवाजी के युद्धों की प्रशंसा की तो सदन ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल की उनके जो है वीरता की प्रशंसा की, सूरजमल राजा की। और ये वीर रस प्रधान कविताएं एक बार तो मृत शव में भी जान डाल देने वाली थी। ऐसी वीरता पूर्वक कविताएं हैं भूषण जी की, जो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि वो मुर्दे को भी जीवित कर दें, चाहे साहित्यिक दृष्टि से हो चाहे व्यावसायिक दृष्टि से हो। लेकिन ये कविताएं बहुत वीर रस प्रधान कविताएं थी भूषण जी की। यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि रीतिकालीन कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में भक्त भी थे। इन्होंने भक्ति की रचनाएं भी की हैं। श्रृंगारिक कविता के साथ साथ इनकी भक्ति भावना भी चलती रही। कृष्ण वंदना के साथ दुर्गा जी, शिव जी, राम जी आदि सभी देवी देवताओं को भी इन्होंने, उनकी सबकी भी इन्होंने स्तुति की है इस काल के कवियों ने। लगभग 200 वर्षों तक रीति प्रधान रचनाएं होती रही हैं। रीतिकाल का समय बहुत लंबा रहा और लगभग 200 वर्षों तक रीति प्रधान रचनाएं होती रहीं। श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी मानव जीवन की भिन्न भिन्न वृत्तियों का निरूपण किया गया। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उन रचनाओं में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का अपूर्व समन्वय था। हास्य और व्यंग्य के साथ नीति के उपदेश, श्रृंगार के साथ भक्ति भावना का प्रवाह, संगीत और काव्य कला के साथ रीति काव्यों की गहनता की त्रिवेणी के दर्शन हमें रीतिकाल में ही होते हैं। रीतिकाल काव्य के चरमोत्कर्ष एवं सर्वांगीण विकास का युग था, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब देखते हैं, इस तरह से हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि यह अवश्य कहा जा सकता है कि रीतिकाल में हिंदी साहित्य को एक नवीन दिशा मिली, नई नई प्रवृत्तियों का विकास हुआ। काव्य में प्रेम एवं विलास के इंद्रधनुषी रंग बिखरे। इस काव्य ने समाज को रस और समाज को रसपरक काव्य का उपहार दिया। लक्षण ग्रंथों की दृष्टि से रीतिकाल का महत्व सर्वोपरि है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंच सके। हम आप लोगों के सभी के मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।